हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। इससे पहले हमने आज की क्लास में पढ़ा आदिकाल प्रकरण 4 के अंतर्गत जो फुटकर रचनाएं आपकी आती थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, उसमें हमने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा। आज हम आदिकाल प्रकरण 4 के अंतर्गत फुटकर रचनाओं में आगे विद्यापति को देखते हैं। विद्यापति का जन्म जो है वो 1350 ईस्वी में माना गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो समय काल है वो 1350 से 1450 ईस्वी माना है। विद्यापति का समय काल क्या है? 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। विद्यापति के गुरु थे इनके निजामुद्दीन। विद्यापति के गुरु जो थे वो पंडित हरि मिश्र थे। पंडित हरि मिश्र। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है विद्यापति के गुरु का नाम। तो विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? पंडित हरि मिश्र थे। विद्यापति किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये शैव संप्रदाय से संबंधित थे। विद्यापति शैव संप्रदाय को मानने वाले माने जाते थे। विद्यापति का जन्म स्थान बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में हुआ था। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार राज्य के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में हुआ था। आपसे ये तीनों क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी ऑप्शन में आपका बिहार केवल राज्य का नाम दे देता है, या कभी आपके केवल जिलों का नाम पूछ लेता है, या आप में गाँव का नाम दे देता है। ठीक है, तो विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में हुआ था। विद्यापति को हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति ने सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि विद्यापति की रचनाओं में ही श्री कृष्ण व राधा का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें विद्यापति ने कृष्ण गीति परंपरा की शुरुआत की थी, जिसमें विद्यापति ने राधा जी को कृष्ण के समान माना था। इससे पहले के जो साहित्य हमने पढ़ाया था उसमें हमने बताया था जो सिद्ध थे, नाथ थे, इन सभी लोगों ने स्त्रियों की जो स्थिति थी उसको अच्छा नहीं माना था। लेकिन विद्यापति ने जब कृष्ण गीति परंपरा की शुरुआत की थी तो उसमें उन्होंने बताया कि जो राधा जी थी वो श्री कृष्ण के समान थी, श्री कृष्ण से वो कम नहीं थी, या कहीं कहीं पर राधा जी को कृष्ण जी से ऊपर रखा गया है। ठीक है, विद्यापति ने राधा जी को कृष्ण जी के समान भी माना है, व कहीं कहीं पे उन्होंने राधा जी का वर्णन जो है वो कृष्ण जी की अपेक्षा अधिक किया है। कृष्ण जी को वो ज्यादा महत्व, राधा जी को वो ज्यादा महत्व देते हुए कहते हैं। इसी तरह इसमें जैसे कि विद्यापति की एक बहुत ही फेमस पंक्ति आपको देखने मिलती है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। तो विद्यापति ने ये किसके लिए कहा था? राधा जी के लिए कहा था। ये पंक्ति भी आपसे पूछी जाती है, मेरी भव बाधा हरो
राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होई। आपसे ये पंक्ति भी पूछ ली जाती है, ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। विद्यापति ने अपनी कृष्ण गीति परंपरा के अंतर्गत राधा जी का जो वर्णन किया है, राधा जी का वर्णन एक किशोरी के रूप में किया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछता है कि किशोरी के रूप में राधा जी का वर्णन किन कवि ने किया है? तो विद्यापति ने अपनी कृष्ण गीति परंपरा के अंतर्गत राधा जी का वर्णन किस रूप में किया है? एक किशोरी के रूप में किया है। ठीक है, ये आपका। इसके बाद विद्यापति की कुछ उपाधियां हैं। विद्यापति की उपाधियां, विद्यापति की उपाधियों में बहुत सी उपाधियां उनको दी गई थी, जैसे आपका हो गया अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, नव कवि शेखर, खेलन कवि, या इनको और क्या नाम दिया गया? दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। विद्यापति की किन किन उपाधियों से जाना जाता है? अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल जो है ये इन्हें किस रचना के लिए कहा जाता है, ये भी आपसे पूछते हैं। तो इन्होंने अपनी रचना लिखी थी पदावली, जिसमें इन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया था। मैथिली भाषा आपकी किस बोली के अंतर्गत आती है? ये हमने इससे पहले की क्लास में बोलियों वालों में बताया है आपको। ठीक है, तो आप जिसने ना देखा हो वो बोलियों वाला भी पढ़ ले। मैथिल कोकिल जो है आपकी, वो विद्यापति की उपाधि है। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इनको ये उपाधि किस लिए दी गई थी या किस रचना के आधार पर दी गई थी? तो इनकी रचना जो पदावली थी, जिसमें इन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से इनको मैथिल कोकिल कहा जाता था। विद्यापति राजा तिरहुत के राजा राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ठीक है, तो विद्यापति किसके दरबार में थे? राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में थे और इन्हीं के आधार पर इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों का ही वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद आपकी विद्यापति की कुछ प्रमुख रचनाएं। विद्यापति की रचनाओं में आपकी
संस्कृत भाषा भी देखने को मिलती है, अवहट्ट भाषा का भी प्रयोग भी किया है और उन्होंने मैथिली भाषा का भी प्रयोग किया है। जैसे पहले आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाएं जो कि आपको संस्कृत में देखने को मिलती हैं, जिसमें है आपका शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, व लिखनावली। ये आपकी कुछ रचनाएं जो कि विद्यापति की संस्कृत भाषा में देखने को मिलती हैं। दूसरी आपकी अवहट्ट भाषा, अवहट्ट भाषा में कौन सी रचनाएं देखने को मिलती हैं? जो आपकी है कीर्ति लता, व कीर्ति पताका। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है वो आपकी अवहट्ट भाषा में मिलती है। कीर्ति लता में इन्होंने राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है, राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन कीर्ति लता में देखने को मिलता है। और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कीर्ति लता या कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी है विद्यापति ने? तो ये है आपकी अवहट्ट भाषा की रचना है। और किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। ये आपकी कुछ संस्कृत भाषा की रचनाएं हुई। कुछ इन्होंने दो भाषाएं जो लिखी थी वो मुख्य रूप से अवहट्ट भाषा में लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने आपकी मैथिली भाषा में मैथिली भाषा में मुख्य जो सबसे ज्यादा फेमस रचना है वो आपकी है पदावली, जो इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी है। इसके अलावा इन्होंने गोरक्ष विजय लिखा है, विद्यापति की रचना है गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय जो कि एक नाटक के रूप में इन्होंने लिखा है। गोरक्ष विजय का जो आपका गद्य भाग था, इसके अंतर्गत जो गद्य भाग था वो आपका इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है और जो इसमें पद्य भाग था वो आपका किसमें? मैथिली भाषा में लिखा है। ठीक है, जिसमें आपकी मैथिली भाषा की प्रमुखता देखने को मिलती है, इसलिए ये मैथिली भाषा की रचना के अंतर्गत आती है। गोरक्ष विजय, अगर गोरक्ष विजय की जो भाषा पूछी जाएगी वो आपकी मैथिल और संस्कृत अगर दोनों आती है तो दोनों ही सही माना जाएगा, नहीं तो फिर आपकी मैथिली भाषा प्रमुख रूप से इसमें देखने को मिलती है। कई आचार्यों ने व इतिहासकारों ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि भी माना है व विद्यापति की रचनाओं में रहस्यवाद का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो कई कवियों और आचार्यों के अनुसार विद्यापति को कुछ लोगों ने श्रृंगारिक कवि कहा है, कुछ ने उन्हें भक्त कवि कहा है। भक्त कवि इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने कृष्ण गीति परंपरा में कृष्ण और राधा का वर्णन किया है, तो कुछ लोग उन्हें भक्त कवि के रूप में मानते हैं और कुछ आचार्यों ने उनको रहस्यवादी कवि माना है। तो हम देखते हैं विद्यापति को किस किस आचार्यों ने क्या कहा है। पहला आपका हो गया श्रृंगारी कवि,
विद्यापति को श्रृंगारी कवि कौन कौन मानता है? भक्त कवि व रहस्यवादी। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले में आपके पहले आते हैं हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री जो है वो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। इसके अलावा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी विद्यापति को क्या मानते हैं? श्रृंगारी कवि। व आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आपके राम वृक्ष बेनीपुरी, और आपके हैं सुभद्रा झा। सुभद्रा झा। इन आचार्यों ने, इन लोगों ने विद्यापति को क्या कहा है? एक श्रृंगारी कवि के रूप में माना है। इसके अलावा आपके जो भक्त कवि मानने वालों में है उसमें आप क्या आ जाते हैं? बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू ब्रजनंदन सहाय। दूसरे आपके आ जाते हैं श्याम सुंदर दास, व आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनको भक्त कवि माना है। वह आपके रहस्यवादी कवि, विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना है? जॉर्ज ग्रेसन ने। नागेंद्र नाथ गुप्त ने, व आपके जनार्दन मिश्र। ये आपने देखा कि कुछ कवियों ने आपको विद्यापति को क्या माना है? श्रृंगारी माना है, कुछ ने भक्त और कुछ ने रहस्यवादी। जिसमें श्रृंगारी कवि मानने वाले में आपके आते हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और सुभद्रा झा। इन्होंने कहा कि विद्यापति की रचनाओं में श्रृंगारिकता अधिक देखी जाती है, इसलिए विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है। जबकि आपके बाबू ब्रजनंदन सहाय व श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है? एक भक्त कवि के रूप में कहा है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण गीति परंपरा की शुरुआत की थी। रहस्यवादी आचार्यों में, रहस्यवादी मानने वाले आचार्यों में आपके जॉर्ज ग्रेसन है, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। इन्होंने कहा कि विद्यापति की रचनाओं में हमें रहस्यवाद देखने को मिलता है, जिसमें से मुख्य रूप से आपके विद्यापति जो है वो एक श्रृंगारी कवि के रूप में देखने को मिलते हैं। जबकि आपके बच्चन सिंह, बच्चन सिंह ने विद्यापति को एक जातीय कवि कहा है। आपसे भी पूछ लिया जाता है कि जातीय कवि किसे कहा जाता है? आदिकाल में जातीय कवि किसका नाम दिया है? विद्यापति का है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, या फिर विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री जो है वो विद्यापति को पंचोदेवोपासक मानते हैं। विद्यापति को पंचोदेवोपासक किसने माना है? हरप्रसाद शास्त्री ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो विद्यापति को कहते हैं श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि माना है।
ठीक है, इससे पहले हमने दिखाया कि आपने जो हज़रत शाह द्विवेदी ने, उन्होंने विद्यापति को क्या कहे, भक्त कवि माना है। भक्त कवियों में भी उन्होंने कहा कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के रूप में भी विद्यापति को जाना जाता है। जो इनकी श्रृंगारिकता का पद देखा जाता है वो राधा कृष्ण के प्रेम के संबंध में इनकी रचनाओं में मिलता है। निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो विद्यापति की रचना पदावली थी, पदावली को क्या कहा है इन्होंने, श्रृंगारिक पदों की मादकता को, जो पदावली में श्रृंगारिक पद लिए गए हैं, श्रृंगारिक पदों की मादकता को क्या कहा है इन्होंने, नागिन की लहर कहा है, नागिन की लहर। ठीक है, तो विद्यापति की पदावली में जो श्रृंगारिकता के पद इन्होंने प्रयोग किया है उसको नागिन की लहर किसने कहा है, निराला ने कहा है। ठीक है, ये आपके कुछ आचार्यों के द्वारा विद्यापति को जो उपनाम दिए गए। इसके अलावा आचार्य शुक्ल बोलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, इसमें इन्होंने आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि आध्यात्मिक, ये पंक्ति आपको देके पूछी जाती है कि ये पंक्ति आचार्य शुक्ल ने किसके लिए लिखी है, तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यानी कि जो इनकी विद्यापति की जो रचनाएं थी उन पदों के संबंध में इन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद जयदेव की रचनाएं, गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। यानी कि विद्यापति में जो आध्यात्मिकता का पद देखने को मिलता है उसके संबंध में इन्होंने कहा है कि जैसे आध्यात्मिकता के रंग के जो चश्मे हैं वो आजकल बहुत सस्ते मिल रहे हैं, मतलब कि जो भी है आचार्य वो विद्यापति को क्या कह रहा है, एक आध्यात्मिक रूप से उनको जोड़ रहा है। तो जिसमें कि आचार्य शुक्ल ने इसके संबंध में ये बात कही थी, और किसके लिए ये पंक्ति कही गई है, विद्यापति के लिए कही गई है। अब हम देखते हैं, हमने विद्यापति के बारे में कुछ देखा, इनकी कुछ रचनाएं, जैसे आपकी कुछ पंक्तियां पूछी जाती है मुख्य रूप से, कुछ जो आपकी कीर्तिलता से हैं, पदावली से ली गई हैं पंक्तियों में, इसमें आपकी विद्यापति की मुख्य पंक्तियां जो आपकी कीर्तिलता से, कभी कभी पंक्ति देकर के ये पूछ लिया जाता है कि विद्यापति की ये किस रचना से ली गई है। देसिल बयना,
सब जन मिठा, देसिल बयाना सब जन मिठा, ते तैसे ते तैसन जंपहु अवहट्टा। ये भी आपकी कौन सी है? इसमें इससे पहले जो हमने आपको भाषा वाला पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि विद्यापति क्या कहते हैं कि देसिल बयाना सब जन मिठा तै तैसन तन चंपौ अवहट्टा। उन्होंने बताया था कि देसी भाषा में या अपनी भाषा में लिखी गई कोई भी चीज जो है वो सभी को क्या लगती है? मीठी लगती है। उसी प्रकार से कौन सी भाषा है? अवहट्ट भाषा को भी उन्होंने माना है, जिसमें से अवहट्ट भाषा की रचना हमने बताई थी उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। दूसरी पंक्तियां हैं उनकी, हिंदू बोले दूर ही निकार, हिंदू बोले दूर ही निकार। ठीक, इसमें आगे ये और बड़ी भी पंक्ति है लेकिन मुख्य रूप से आपसे यही पूछी जाती है, हिंदी बोले दूर ही निकार। ये पंक्ति किसने लिखी है और किसके अंतर्गत आती है? नेक्स्ट आपकी बालचंद विजय विभाषा, बालचंद विज्ञावहु भाषा, दुन नहीं लगे दुजन दुहु भाषा। ये किसने लिखा है? विद्यापति की है। नेक्स्ट आपकी है जाति अजाति विवाह अधम, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, उत्तम का पारक। ये आपकी किसकी रचना है? कीर्तिलता के अंतर्गत आई है। जय सुरसा होइस मम भाषा, जय सुरसा होइस हो सही मम भाषा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ विद्यापति की कीर्तिलता से संबंधित पंक्तियां हैं, जैसे आपकी देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसे जंपहु अवहट्टा। ये जो पंक्ति है ये आपकी ये भी पूछ ली जाती है कि इसमें विद्यापति ने किससे संबंधित कही है, तो ये भाषा से संबंधित कही है जिसमें अवहट्ट भाषा को इन्होंने विशेषता बताई है। ठीक है, उसके आगे कीर्तिलता के अंतर्गत आती है हिंदू बोले ही दूर ही निकार, बालचंद विज्जहु भाषा। नेक्स्ट आपकी जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, जय सुरसा हो सही मम भाषा। ये आपकी कीर्तिलता से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं। दूसरी आपकी पदावली में पदावली के अंतर्गत आने वाली कुछ पंक्तियां जो पूछी जाती हैं, खने खने नयन कौन अनुसरे, खने खने नयन कौन अनुसरे। ठीक है, ये पंक्ति आपसे सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, विद्यापति की सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली पंक्ति है खने खने नयन कौन अनुसरे। दूसरी है सरस बसंत सरस बसंत समय भल पावली, दहिन पवन वह धीरे। ठीक है, ये नेक्स्ट पंक्ति आपकी जो कि पदावली के अंदर है, कामिनी करे सनाने, कामिनी करे सनाने, हृदय हृदय हने पंचमाने।
फिरते ही हृदय हने पंचवानी, हने पंचवानी। ठीक है, ये आपकी हो गई विद्यापति की कुछ पदावली के अंतर्गत पूछी जाने वाली पंक्तियां। ठीक है, हमने आज देखा विद्यापति के बारे में। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कुछ जो आपके लौकिक साहित्य के अंतर्गत रचनाएं आती हैं।